हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज नेक्स्ट सेशन है, अगला सेशन है जो टोटली डिज़ाइंड होगा। ठीक है भाई, एक क्या सभी टोटली डिज़ाइंड है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के हिसाब से। ठीक है, बार बार राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए ये अपॉर्चुनिटी, और जो इसको मिस किया, ठीक है, तुमको लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये भी सेशन इंपॉर्टेंट है और आई होप नहीं, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, क्योंकि तरीका वही है कि बस क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो क्यों दिया है, या इसका यूज़ दिया होता तो क्या, अगर ये सही आंसर होता तो कैसा क्वेश्चन होता। ठीक है, तो सारी चीज़ों का जिक्र करके आगे बढ़ा जा रहा है। ठीक है, यानी केवल हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन एक दिन में नहीं कर रहे हैं। हम लोग अगर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन भी करें तो 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मोर देन 100 ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, केवल ऑप्शन नहीं टिक हो रहा है, उसके से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जितने सारे क्लियर हो सकती हैं वो सारी चीज़ें कराई जा रही है। ठीक है, तो अगर इस सेशन को पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि तुम लोग फीडबैक नहीं दिए, ऑर्डर तो कर लिए। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स ऑर्डर कर लिए। ठीक है, ऑफलाइन बच्चों का या फिर जो पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए तो वो तो रिव्यू अच्छे दे रहे हैं, और 2-3 ऑनलाइन भी आए थे रिव्यू कि सर अच्छी बुक है, तो तुम लोग भी रिव्यू दो जो खरीदा है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो नाम नहीं है, इतना नाम नहीं याद है। ठीक है, क्योंकि अच्छी खाती मतलब हो गई है ऑर्डर, 150-200 करीब ऑर्डर हो गई है, तो नाम तो नहीं याद है। ठीक है, मगर रिप्लाई ज़रूर कर देना, व्हाट्सएप नंबर तो है ही, इस पर रिप्लाई कर देना कि कैसा है। ठीक है, और ये गारंटीज कह रहे हैं कि तुम लोग उसका यूज़ या लाभ जरूर उठा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है नोट, उसका लाभ जरूर मिल रहा होगा तुम लोग को टेक्निकल हेल्पर में, खासकर जिस तरह से तुम लोग तैयारी कर रहे हो। ठीक है ना, तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है कि डेली आधे घंटे 1 घंटे का ही क्यू लेक्चर हो रहा है, क्योंकि जस्ट उसके बाद ऑफलाइन सेशन चल रही है। ठीक है, ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज चल रही है जो टोटली आधारित है किसके, तुम्हारे राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के। उस हिसाब से तुम्हारे क्या हो रही है, टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है ऑफलाइन। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, 1 घंटे की हो रही है डेली, मगर डेली टेस्ट सीरीज चल रही है। एक दिन टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसके जस्ट अगले दिन या फिर उसके जस्ट अगर समय मिला तो उसके जस्ट नेक्स्ट आवर पे क्या हो रही है, वो सारी डिस्कशन कराई जा रही है, और सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उससे रिलेट करके डिस्कशन कराई जा रही है कि अच्छा ये क्यों है, ये क्यों है। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन अगर आएगा तो एग्जाम में इसी क्वेश्चन को कैसे और पूछ सकता है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी ऑफलाइन मेथड से चल रही है, और नोट्स जो भेजा है तो प्लीज़ उसका रिप्लाई जरूर कर देना। ठीक है, यानी फीडबैक जरूर दे देना। सही है, चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन यही है, और देखो यही सब क्वेश्चन है कि डीसी मशीन में स्थिर टॉर्क यानी कांस्टेंट टॉर्क निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, या फिर एक तरीके से डीसी मशीन में जो कांस्टेंट टॉर्क उत्पन्न होगा वो किसके कारण होगा, किस पार्ट के द्वारा होगा, रोटर के लेमिनेशन द्वारा, इंड प्लेट द्वारा, पोल शू द्वारा, या कम्यूटेटर द्वारा, किसके द्वारा होगा। रोटर लेमिनेशन, इंड प्लेट, पोल शू या कम्यूटेटर, किसके द्वारा होगा। जल्दी कमेंट करना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन, ये सब क्वेश्चन छोड़ोगे और ये सब कन्फ्यूजन होता है। सही है, फटाफट आंसर देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है रोटर लेमिनेशन। लेमिनेशन करने से केवल एक फ़ायदा हो सकता है, EDDY वाले चाचा। ठीक है, AD वाले। लेमिनेशन की थिकनेस कितनी होती है, 0.35 to 0.5 mm। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, 0.35 से 0.5 mm। सही है, ये याद रखना। एक एयर गैप पूछता है कि एयर गैप कितना होता है रोटर स्टेटर के बीच में, जो कितना एयर गैप होता है, जो 5 mm वाला होता है, 4 से 5 mm होता है, और ये 0.35 से 0.5 mm। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, तो याद रखना लेमिनेशन 0.35 से 0.5 mm, और जो एयर गैप होता है 3 से 5 mm होता है, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है, पोल शू का काम क्या होता है, केवल वाइंडिंग को होल्ड करके रखना है, यानी पकड़ के रखना, और जो फ्लक्स जनरेट होगा उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना, यही हर जगह बराबर मात्रा में बांटना। ठीक है, जिससे क्या हो, हमारी बराबर मात्रा में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, ये कहानी सही है। अब देखो कम्यूटेटर,
हमको पता है डीसी मशीन में कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर कहते हैं। पहला कहानी पूछता है कि इनमें से मैकेनिकल रेक्टिफायर किसको कहते हैं, तो कम्यूटेटर को। ये क्या करता है, अगर मशीन की बात बोला है तो एसी से डीसी या डीसी से एसी सभी काम कर सकता है। यानी देखो कांस्टेंट टॉर्क पूछता है या फिर एक दिशीय टॉर्क, यानी एक दिशा में भी कभी कभी पूछेगा कि एक दिशा में टॉर्क किसके द्वारा उत्पन्न होता है, तो याद रखना केवल और केवल कम्यूटेटर के द्वारा ही होता है, क्योंकि वो क्या करता है एक दिशा में तुम्हारे करंट को कन्वर्ट करता है, तो जिससे तुम्हारे क्या होता है एक दिशीय करंट जनरेट होता है, सॉरी एक दिशीय जनरेट होने के कारण क्या होता है कांस्टेंट टॉर्क उत्पन्न होता है। याद रखना कम्यूटेटर के द्वारा, ठीक है, पोल्स द्वारा नहीं, इंड प्लेट द्वारा नहीं, रोटर लेमिनेशन नहीं, कम्यूटेटर द्वारा। और इसके साथ साथ ब्रश दे दिए, प्लस ब्रश दे दिया तो और अच्छी बात है, ठीक है। कम्यूटेटर प्लस ब्रश मिलकर क्या करते हैं कांस्टेंट टॉर्क और एक दिशा में टॉर्क लगाते हैं। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, ठीक है ना। चलो अच्छा, एसी से डीसी कब देगा, एसी से डीसी किस में देता है तुमको, जनरेटर में, और डीसी से एसी किस में देता है, मोटर में। ये जरूर याद रखना किस में जनरेटर किस में मोटर, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं डीसी एसी एसी डीसी देता है तो अधिकतर ऑप्शन के हिसाब से भावनाओं में बहकर आंसर कर देते हैं ऑप्शन डी, ठीक है, जो कि गलत है। देखो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, कम्यूटेटर, सही है। देखो किसी डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर उत्पन्न होता है किसके द्वारा, मैकेनिकल पावर इनपुट लॉसेस, इनपुट प्लस लॉसेस, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, या पावर आउटपुट इनटू लॉसेस, या नन ऑफ दी अबव। तो पूछा किसी डीसी मोटर में मैकेनिकल पावर उत्पन्न होता है, डीसी मोटर की बात बोला उसी में मैकेनिकल पावर जनरेट हो सकता है, ठीक है, नहीं तो और किसी में तो मैकेनिकल पावर हम देते हैं जिससे क्या वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, सही है ना। तो अगर इसका जवाब मांगोगे तो क्या होगा हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से क्या यही होगा। देखो मैकेनिकल पावर कहाँ पे जनरेट होता है, रोटर पे जनरेट होता है, किस पे, रोटर पे जनरेट होता है। तो याद रखना रोटर पे ही मैकेनिकल पावर जनरेट होता है, स्टेटर पे नहीं। तो रोटर पे अगर जनरेट होता है तो हमको पता है पी बराबर, देखो समझाने के लिए बता रहे हैं, पी बराबर हमारा क्या होता है वी इंटू आई, यानी पावर यही होता है। तो रोटर में एक ईएमएफ जनरेट होता है जिसको क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ होते हैं। तो एक तरीके से रोटर पावर लिख रहे हैं बैक ईएमएफ, उसमें बहने वाली धारा क्या होती है, आई ए होती है, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है मैकेनिकल पावर जनरेट करने में सहायक होता है। यानी बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मैकेनिकल पावर उत्पन्न होगा। यही रोटर किससे जुड़ा होता है, साफ्ट से जुड़ा होता है। यानी जितना रोटर पे पावर होगा उतना ही कहाँ पे ट्रांसमिट पावर होगा, साफ्ट पे होगा, ठीक है। याद रखना साफ्ट बना किसका होता है, कार्बन स्टील का बना होता है, इसको भी याद रखना, कार्बन स्टील का साफ्ट बनी होती है, स्टील STEEL, ठीक है। ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो बैक ईएमएफ याद रखना, आर्मेचर करंट याद रखना, और एक होता है टॉर्क बराबर, एक फॉर्मूला और याद रखो, टॉर्क बराबर क्या होता है, P/ω होता है। याद रखना टॉर्क बराबर क्या होता है, P/ω होता है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें है याद रखना। ओमेगा बराबर कितना होता है, 2πn/60। ये सब जितनी भी चीज़ें बता रही हैं तब पे न्यूमेरिकल पूछता है और ये सब को याद रखना है, कभी भूलना मत, ठीक है। क्योंकि केवल क्वेश्चन नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें। रोटर पावर है, पावर किसके द्वारा, टॉर्क के द्वारा। टॉर्क बराबर क्या होता है, P/ω। तो P हमारा क्या है, EB × IA। तो टॉर्क निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, अगर टॉर्क सवाल पूछ देगा तो पावर कितना है, EB × IA अपन ओमेगा कितना है 2πn/60, तो ऊपर चला आएगा कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें याद रखो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैक ईएमएफ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। निम्न में से, देखो में से नहीं निम्न में से कौन ओवरहेड लाइनों में इस्तेमाल किए जाने वाले इंसुलेटर को सहायता प्रदान करता है। यानी इनमें से कौन है जो ऊपर जो चालक प्रयोग किए जा रहे हैं या फिर जो इंसुलेटर प्रदान किए जा रहे हैं उनको सहारा प्रदान करता है, यानी उनको सपोर्ट देता है। कौन देता है, क्रॉस आर्म देगा, अलम देगा, कंडक्टर देगा, फेस प्लेट देगा, या क्या देगा, बताओ किसका तुम प्रयोग करोगे, क्रॉस आर्म, आलम्ब, कंडक्टर या फेस प्लेट।
ठीक है। रिव्यू जरूर देना, जो बुक खरीदे हो, जो हैंड रिटेन नोट्स खरीदे हो, ठीक है, जो तुम पा गए सस्ते में, जो खरीदे हो उसका रिव्यू जरूर देना, ठीक है ना, उसको रिव्यू जरूर देना। और ये भी बता दें, पढ़ रहे हो सही है, मगर प्रैक्टिस करना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ना ही नहीं है, तुम चाहे जितना भी पढ़ लो, ठीक है, 12-12 13 घंटा पढ़ लो, अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, ठीक है, और एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं ले रहे हो, तो ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा तुमको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर दूसरी कंडीशन होती है, पढ़ना और उसको एग्जीक्यूट करना हॉल में, दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसीलिए शाम को इस लेक्चर के बाद जस्ट क्या होता है, आधे घंटे 45 मिनट का लेक्चर इसलिए होता है क्योंकि जस्ट क्या हो जाए, ऑफलाइन वाले बैच आते हैं तो उनको टेस्ट सीरीज कराना होता है, ठीक है। और ये देख रहे हो, ये पूरी क्या है, टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ऑफलाइन बैच वालों के लिए, ठीक है। और डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ठीक है ना। तो समझ सकते हो तैयारी किस हिसाब से कर रहे हैं सब, क्या पढ़ रहे हैं, क्या मटेरियल है, किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य बस पढ़ाना नहीं है। देखो कितना भी तुम पढ़ा दो, ठीक है, भले ही तुम मुंशी हो जाओ, ठीक है, पढ़ाने में, ठीक है, मगर जब तक उनको एग्जीक्यूट नहीं कराओगे, एग्ज़ाम वाली फीलिंग नहीं लाओगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इंटरेस्टेड हो तो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं हो कुछ नहीं, अपने मन से पढ़ो या घर पे पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। मगर जो फीलिंग तुमको क्लासरूम में कोचिंग में मिलेगी वो तुमको घर पे नहीं मिलेगी, ठीक है, ये भी गारंटी बता दें। कुछ चीज़ें जो होती हैं कोचिंग में ही फीलिंग आती है या कोचिंग में ही पढ़ने का आनंद आता है, वो तुम समझ रहे होगे, ठीक है। और नोट्स तो लिए ही हो, पढ़ते रहो, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट करते रहो टेस्ट पेपर देके, सही है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म देखे होगे, अगर ये पोल है तो यहाँ पे लटकाते हैं, इसी को क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं, ठीक है। ये अधिकतर किसकी बनी होती है, स्टील की ही होती है, बनाने के ऊपर है, कास्ट आयरन भी लगा देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है। क्रॉस आर्म अधिकतर इंसुलेटर को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि क्रॉस आर्म से इंसुलेटर ही क्या होता है, बंधा होता है। इंसुलेटर तुम्हारे कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे पिन, सैकल, स्ट्रेन, ठीक है, सॉरी SF6 बोल रहे हैं, सस्पेंशन, कई सारे टाइप के तुम्हारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्रॉस आर्म क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पसंद है तो इसको लाइक कर दिया करो, या लाइक शेयर करते, तुम लोग लाइक कम करते हो और शेयर भी नहीं करते। देखो क्रॉस आर्म क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिनेमा हॉल, नृत्य हॉल और होटल में सजावट किस प्रकार की जाती है, इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम या सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, किसका प्रयोग करते हो, बताओ। ये पढ़ रहे हो सही है, मगर कितना परसेंट ऊपर कितना परसेंट नीचे गिरता है ये भी याद रखना, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो सिनेमा हॉल, नृत्य हॉल या होटल में सजावट किस प्रकार की जाती है, यानी इन सब में क्या देखते हैं, अधिकतर डेकोरेटिंग हुई रहती है, ठीक है, बेफिजूल खर्ची हुई रहती है, ठीक है। वहाँ तो हम लोग खाना खाने जाते हैं ना, जो भूखा है वो खाना पे कंसंट्रेट करेगा कि आपके सजावट पे कंसंट्रेट करेगा, मगर एक लुक मिल जाता है, ठीक है, और उसी के पैसे वो चार्ज करते हैं, तो ये हमारा तो खाने पे फोकस रहता है, कभी जाते भी हैं तो सब मोह माया सब छोड़ो, त्यागो, जो ज़रूरत की चीज़ें है वो करो, ठीक है। उसका बल्ब या फिर डायरेक्ट कौन सी लाइटनिंग किया ये कभी सहायता नहीं करेगा, पेट भरो, ठीक है। अच्छा देखो इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात करते हैं, याद रखना इनडायरेक्ट लाइटिंग में इनडायरेक्ट लाइटिंग की बात हो रही है, 90% ऊपर 10% नीचे आता है, ठीक है। डायरेक्ट लाइटिंग की बात करते हैं, 90% नीचे 10% ऊपर आता है। सेमी डायरेक्ट लाइटिंग की बात करते हैं तो 60% नीचे 30% ऊपर, ठीक है। सेमी इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो 60% ऊपर 30% नीचे, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग का प्रयोग करते हैं किसी भी सजावट के लिए। सेमी इनडायरेक्ट लाइट यानी 60% ऊपर जाता है, 30% नीचे आता है, ठीक है, यानी जाता है ऊपर, पूरी जाते हैं, मगर रिफ्लेक्ट होकर 30% कहाँ चली जाती है, नीचे चली जाती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज याद रखना, 10 90 10 60 30 वाली, ठीक है। ये कभी कभी 60 70 40 हो जाता है, 60 40 हो जाता है, ठीक है, इसमें वो वाली बात नहीं है। देखो सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग,
सही है। परसेंटेज याद रखना, परसेंटेज बहुत पूछता है, अगर घुमाएगा तो परसेंटेज पूछेगा। अच्छा, DOL स्टार्टर निम्न में से किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है? DOL स्टार्टर, चलो DOL स्टार्टर का प्रयोग किस प्रकार के इंडक्शन मोटर में प्रयोग किया जाता है? कम हाउस पावर, हाई हाउस पावर, उच्च हाउस पावर या वेरिएबल स्पीड मोटर? चलो बताओ। देखो उससे पहले एक चीज़ बता दें, स्टार्टर दो कैटेगरी में बटे, एक DC स्टार्टर होते हैं, सॉरी DC स्टार्टर लिखे, DC मोटर स्टार्टर, और एक क्या होते हैं, AC मोटर स्टार्टर होते हैं। ठीक है, DC मोटर स्टार्टर की बात करें तो 3 प्रकार के, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट होते हैं। 1 पॉइंट नहीं होता, याद रखना। 2 पॉइंट किसके लिए? सीरीज। 3 पॉइंट शंट, ठीक है, या कभी कभी शंट कंपाउंड दोनों दे देगा। 4 पॉइंट देगा तो ऑप्शन में कभी कभी होल्ड ऑन सिचुएशन देगा, होल्ड ऑन सिचुएशन के लिए, या फिर जब कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर को हम DC सीरीज के रूप में, यानी जब कम्युलेटिव कंपाउंड में अगर हम वेरिएबल स्पीड प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं तो ऐसे में हम कौन सा प्रयोग करते हैं? 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कंपाउंड लिख रहे हैं, COPO, कंपाउंड मोटर फॉर वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड की सबसे अच्छी किसकी होती है? DC सीरीज मोटर की, याद रखनी है। ठीक है। अच्छा, जब AC मोटर में आते हैं तो AC मोटर 3 प्रकार की होती हैं। कौन सा? DOL स्टार डेल्टा लिख देते हैं, या फिर ऑटो। ठीक है, और भी होते हैं रेसिस्टेंस स्टार्ट मीटर, मगर बेसिकली इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो DOL कब होता है? 5 HP की नीचे तक के मोटर को। ये कितना होता है? 5 HP से 20 HP के मोटर तक के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये क्या होता है? 20 HP के ऊपर तक के जितने मोटर उन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यानी जो DOL स्टार्टर मोटर होता है वो कम हाउस पावर के मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तुम लोग कभी कभी क्या याद करते हो? केवल 5 से 20 के ऊपर पीछे हाउस पावर लगाए कि वॉट लगाए, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो कभी कभी क्या करेगा, इसको हाउस पावर वॉट फलाने ढंग का नहीं लिखेगा, इस हाउस पावर को वॉट में बदल देगा। ठीक है, वॉट में बदल के ऑप्शन देगा, और तुम बस याद किए हो 5, पीछे नहीं देखोगे किलो वाट लिखा है कि मेगा वाट लिखा है। ठीक है, तो 5 हाउस पावर होता है, तो किलो वाट में बदलना है तो 746 से मल्टीप्लाई कर देना, तब जितनी किलो वाट होती है तब उसका यूज़ करना है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी घुमाता है और तुम लोग घूम जाते हो, और कोई भी ये घूम जाएगा, क्योंकि 5, 5, 20, 25 ऐसे याद करता है, 25 के ऊपर, 5 से 20 के अंदर, तो ये चीज़ याद रखना है। ठीक है ना, चलो ये बताओ, एक आदमी को बिजली का बिल मिलता है जिसमें उसकी मासिक खपत 123 यूनिट है, वह व्यावसायिक यूनिट होगी। वो जो यूनिट बोल रहा है वो किसके बराबर होगी? बहुत चीज़ से रिलेटेड है, बहुत चीज़ बतानी है तुम लोग को। ठीक है, फटाक से पहले इसका आंसर दो, फिर से रिलेटेड इसका निचोड़ निकालते हैं हम लोग। ठीक है, फिर इसका निचोड़ निकालेंगे हम लोग। चलो इसको कर तो इसका निचोड़ निकालते हैं। क्या बोले? किलोवाट आवर, एकदम सही। क्या बोलते हैं? किलोवाट आवर। इसी को क्या बोलते हैं? एक यूनिट बोलते हैं। देखो निचोड़ निकलना स्टार्ट, एक यूनिट बोलते हैं, या फिर 1 BOT। इसका फुल फॉर्म क्या पूछेगा? बोर्ड ऑफ ट्रेड पूछेगा। ठीक है, BOT का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है, BOT है। ठीक है, दूसरी कहानी पे आते हो, ये यूनिट मेजर कौन करता है? तो हमारा एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। हम इंटीग्रेटिंग लिख रहे हैं तो समझ जाना किसकी बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको समकालिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन एनर्जी मीटर। इसमें 2 कॉइल होती है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है, दूसरी करंट कॉइल होती है। ठीक है, जो पोटेंशियल कॉइल होता है वो क्या होता है?
हाईली, देखो ये सब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है, ठीक है, हाईली इंडक्टिव कॉइल होती है, पोटेंशियल कॉइल, ठीक है, ये इतनी चीज़ें याद कर लिए। अब देखो ये किलोवाट आवर हो गया, तो कभी कभी पूछेगा 1 किलोवाट आवर बराबर क्या, तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो याद रखना 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है। या फिर 1 किलोवाट आवर पूछ लेगा, कभी कभी क्या मानना पड़ेगा, 860 किलो कैलोरी, इसको भी टिक करना पड़ेगा। हमको पता है एनर्जी मीटर कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी मीटर EMC, एनर्जी मीटर कांस्टेंट क्या होता है, रिवोल्यूशन पर किलो वाट आवर होता है। एक चीज़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछता है कि एक में एक एरर आता है, उसको कौन सा एरर बोलते हैं, क्रीपिंग एरर होता है। वो होता किस पे है, नो लोड पे होता है। उसको दूर कैसे करते हैं, तो उसमें अगर एल्युमिनियम की डिस्क लगी होती है तो उसके डायमेट्रिकली या फिर जस्ट उल्टी दिशा में क्या होता है, 2 होल करके उसको कम करते हैं। तो देख रहे हो केवल एक क्वेश्चन नहीं, कितनी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हर क्वेश्चन क्या अपने आप में क्वेश्चन है। 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है, ये 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन ये हो गया कि 11 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन किए। इसी तरह 10 क्वेश्चन किए तो कितना हो गया, 111, और 20 क्वेश्चन किए तो 220। समझ रहे हो कितना ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। किसी में कम भी हो सकता है, ये बात नहीं है, ठीक है। यदि DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई पर चलाया जाए तो उसकी क्या होगी, यदि DC सीरीज मोटर को AC सप्लाई पर चलाया जाए तो क्या होगा, यानी बेसिकली DC सीरीज मोटर को AC पे चलाना है, क्या करोगे, बताओ। एक DC सीरीज मोटर उसको AC पे चलाओ तो क्या होगा इसका, क्या दे रहे हो, ठीक है। अब देखो इतना क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो, ठीक है, डिस्कस होना है, क्योंकि घर पे जाएंगे तो फिर वो लेक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर जस्ट इसके बाद आएंगे तो फिर नोट्स, मतलब फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, 50 से 55 क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। प्लस इसको जाके घर पे देखेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो कितना अच्छे से बताया जा रहा है, पूरी डीपली एक्सप्लेन किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड पूरी पोस्टमार्टम किया जा रहा है, तो उनका कितना फ़ायदा हो रहा है। ऊपर से नोट्स लेके पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, या जो नोट्स लिखाया गया उसको पढ़ रहे, समझो तैयारी उन लोग की अच्छी है, तुम लोग की भी अच्छी होगी और अच्छी हो रही होगी, ठीक है, हमको उम्मीद है, ठीक है। बस पढ़ते रहो, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट लगाते रहो जितना अधिक लगाओगे। और हाँ, फिर बोल रहे हैं जो नोट्स लिया है वो उसका रिव्यू जरूर करेगा, ठीक है। चलो, जल्द से ज़्यादा चिंगारी और निकलेगी, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्यों ऑप्शन है, खराब क्षमता होगी मगर और भी चीज़ें ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, इसलिए खराब क्षमता तो इसमें भी है, इसमें भी है, मगर सारी चीज़ें डिस्कस अभी इससे अच्छा डिस्कशन इसमें हुआ, यानी अच्छे से ज़्यादा ऑप्शन इसमें इलेबरेट किया है। चिंगारी होगी मगर क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है। क्षमता दक्षता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये गलत है, ठीक है। अब देखो DC सीरीज मोटर कोई और मोटर नहीं, DC सीरीज मोटर को अगर हम AC सप्लाई दिए तो हमारा कोई और मोटर नहीं बन के निकलता है, हमारा बन के आता है मिक्सी, ठीक है, चटनी पीसने वाली, ठीक है, मसाले पीसने वाली, यानी हमारी मिक्सर निकल कर आती है, या फिर बोलें तो वैक्यूम क्लीनर निकल कर आती है। और मिक्सर और वैक्यूम क्लीनर में कौन सा प्रयोग करते हैं हम, यूनिवर्सल मोटर, इसको याद रखना है, फेवरेट है यूनिवर्सल मोटर। इसलिए बोलते हैं ऐसी मोटर है जो DC तथा AC दोनों पे चल जाती है। पहली कहानी, ठीक है। इसमें होता क्या है, DC सीरीज मोटर AC पे चल तो जाती है मगर होता क्या है, इसमें स्पार्किंग थोड़ी बढ़ जाती है, जिससे इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, ये घट जाती है, ठीक है, एफिशिएंसी थोड़ी घट जाती है। मगर ये याद रखना है, स्पार्किंग घटने से इसकी एफिशिएंसी घट गई, यूनिवर्सल मोटर है, इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी चलता जरूर है, इसलिए इसको DC सीरीज मोटर ही होता है, क्योंकि इसमें टॉर्क अच्छी होती है। इसे बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर, सिंगल फेज में यूनिवर्सल मोटर की टॉर्क अच्छी होती, क्यों होती है, क्योंकि कोई और नहीं, वो DC सीरीज मोटर है, ठीक है, जिसको AC पे चला रहे हैं, ठीक है। तो जल्द से ज़्यादा चिंगारी निकलेगी, सही बात है, और ख़राब क्षमता
होगी। मिक्सचर में प्रयोग करते हैं, वैक्यूम क्लीनर में यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है इसको। स्पार्किंग होगी और एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो, एक ट्रांसफार्मर के, जल्दी करो, एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी प्राइमरी वाइंडिंग से 4 गुना है। ठीक है, तो प्राइमरी का वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो सेकेंडरी का वोल्टेज यूनिवर्सल मोटर कितनी अच्छी चीज़ है। चलो बताओ, सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से 4 गुना है, यानी एक तरीके से बात करें तो जो N2 है सेकेंडरी वाइंडिंग N1 का 4 गुना है, यानी इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा। और यदि प्राइमरी में का वोल्टेज 200 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं, तो हमको पता है N2/N1 करेंगे 4 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग कितनी है, 4 गुना है। चलो इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये चीज़ है, अगर ये मान लो ये N2 100 गुना है, 100 आ रहा है, तो N1 कितना आ रहा होगा, 25, यही है, यानी N1 कितना होगा, 25 होगा। इतना समझ में आ रहा है। यानी अब ये देखो, अगर प्राइमरी 25 टर्न पे 200 दे रहा है तो 4 गुना पे कितना देगा, 800 वोल्ट ही देगा, क्योंकि सेकेंडरी हमारी क्या है, 4 गुना अधिक टर्न है। ठीक है, तो इसको निकाल सकते हैं कितना, 800 वोल्ट निकाल सकते हैं। यानी इसको लिखना भी चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, N2/N1 इक्वल टू V2 कितना निकालना है, V2 हमको निकालना है, और V1 कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। और हमको ये भी पता है इसका कितना गुना है, 4 गुना है, यही है ना, इसका ये कितना है, 4 गुना है। तो इसको 4N1 कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, ये 4N1 इसके बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे N2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, V2 का मान अगर ऐसे निकालना चाहो तब बता रहे हैं, तो वैसे तो जो बनिया वाला बुद्धि लगा रहे वो सही है। 200 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 800 वोल्ट निकल कर चला आएगा, हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आ गया। यूनिवर्सल मोटर सिंचाई बोल रहे हैं। यूनिवर्सल मोटर सिलाई मशीनों में प्रयोग किया जाता है, इसकी गति किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, फील्ड टैपिंग, फ्रिक्शन कंट्रोल, फील्ड डाइवर्जन या प्रतिवर्ती वेरिंग रेसिस्टेंस, किसके द्वारा, वो बिजली वाली सिलाई मशीन देखे हो, बिजली वाली सिलाई मशीन उषा की आती है, ब्रांड का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, उषा की, हमारे चाचा के पास अगल बगल में तो उषा ही का अधिकतर देखे हैं। ठीक है, देखो अब देखो क्या होता है उसमें, मोटर यानी पूछेगा सिलाई मशीन में मोटर कौन सा प्रयोग होता है, तो पहला तुमको ऑप्शन दे दिया यूनिवर्सल मोटर, यानी वो AC DC दोनों पे चल रहा है। इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, देखो सिलाई मशीन के बगल में एक बॉक्स रखा होता है, एक बॉक्स रखा होता है ब्लैक कलर का, किसी का व्हाइट कलर का भी होता है, जिस कलर की सिलाई मशीन होती है उसी कलर का बॉक्स भी होता है। ठीक है, तो उस बॉक्स में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस का क्या होता है, एक रेसिस्टेंस का ये होता है ऐसे करके, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस, ये। ठीक है, और यहाँ पे एक नॉब होगा, ये नॉब घुमा कर तुम क्या कर सकते हो, रेसिस्टेंस को वेरी करा सकते हो, जिसकी हिसाब से तुम्हारी स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब नया सीखने वाला है, उसको तुम 5वें पॉइंट पे करके चलाओगे सिलाई मशीन, तो कट कर उसके हाथ में भी सिलाई होती चली जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत में वो बिगनर क्या है, तो क्या 1 नंबर पे धीमे धीमे स्टार्ट करके सीखेगा। तो किससे करते हैं, प्रतिवर्ती प्रतिरोध का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी गति को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उस बॉक्स के द्वारा। और उस बॉक्स में क्या होता है, वेरिंग रेसिस्टेंस होता है। क्या होता है, वेरिंग रेसिस्टेंस, ऑप्शन डी वेरिएबल रेसिस्टेंस, यानी प्रतिवर्ती रेसिस्टर होते हैं। ठीक है, रिले समानता किस फेज दोष को लिए उपयोग किया जाता है, रिले सामान्यतः किस प्रकार के दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो कौन सा रिले है हम बता देते हैं। ये कोई आम रिले नहीं है, ये हमारा है एडमिटेंस रिले, एडमिटेंस रिले है। चलो बताओ, एडमिटेंस रिले है, एडमिटेंस रिले।
रिलेटिव समानता किस प्रकार के फेज दोष के लिए उपयोग किया जाता है? एडमिटेंस रिले। अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। चलो देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सही कर डाला तो लाइव जिंगल आला। ठीक है, बच्चे आ गए इसलिए लास्ट क्वेश्चन करें, इसके भी स्टॉप करें। ठीक है, नहीं गुस्सा हो जाएंगे सर जी, हमारे लिए इन लोग को बेकार, हम लोग पहले आते हैं, मतलब हम लोग आपकी प्राइमरी चॉइस होनी चाहिए, आप ये सब क्या कर रहे हैं। ठीक है, मगर सभी लोग बराबर है, बस ये कि थोड़ी प्रायोरिटी तो मिलेगी उन लोग को। ठीक है ना, समझ सकते हो, सही है ना, थोड़ी प्रायोरिटी मिलेगी। चलिए अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि रिले क्या समानता, एडमिटेंस रिले समानता किस प्रकार के फेज दोष के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, रिले समानता किस, देखो एडमिटेंस रिले की बात बोला है, एडमिटेंस रिले समानता किस प्रकार के फेज दोष के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ऑल ऑफ द अबव दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, टाइम नहीं है, लाइन है। तुमको पता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस का प्रयोग करते हैं, किसका? रिएक्टेंस का प्रयोग करते हैं, रिएक्टेंस याद रखना, रिएक्टेंस रिले यानी प्रतिकारी रिले का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात आती है मीडियम लाइन, मीडियम लाइन में हम प्रयोग करते हैं किसका? इम्पीडेंस रिले का प्रयोग करते हैं। ये सब याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, फंस जाएगा तो गाते हुए बाहर निकलोगे। इम्पीडेंस रिले। तीसरा होता है लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लाइन में हम प्रयोग करते हैं महू रिले का, महू रिले, उसका ट्रिक बताए थे, रिम, रिम मतलब शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। अच्छा था जी, महू रिले हो गया। और ये तो ऑल ऑफ द अबव दिया, नॉन अबव दिया नहीं, मगर सारा पूछे क्या है, हम तो एडमिटेंस रिले पूछे हैं। एडमिटेंस रिले इसमें तो कुछ भी नहीं कहा है, तो हम यानी क्वेश्चन गलत हो गया, यानी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि आप एडमिटेंस रिले पूछे, न रिएक्टेंस में मिल रहा है, न इम्पीडेंस में मिल रहा है, न महू मिल रहा है, तो एडमिटेंस रिले क्या होता है? ठीक है, तो जो पढ़ा होगा वो बता देगा। देखो महू रिले का ही अन्य नाम क्या है? एडमिटेंस रिले है, याद रखना, महू रिले का ही अन्य नाम क्या है? हमारा एडमिटेंस रिले है। यहाँ पे गलत कर दिए हो, एग्जाम में गलत मत करना। ठीक है, एडमिटेंस रिले होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहाँ पे फेज स्विंग ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे स्विंग ज़्यादा, स्विंग मतलब समझ रहे हो ना, जहाँ एक तरीके से झोल कहें, जहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा होता है, जहाँ स्विंग देखने को ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे अधिक प्रयोग करते हैं। ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है। अच्छा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात है, देखो डिस्कस हो रहा था, सारी चीज़ें पढ़ो। ठीक है, जब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात हो रही है तो इसमें एक चीज़ को नेग्लेक्ट माना जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर जी? शंट कैपेसिटेंस जो होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, शंट कैपेसिटेंस। और ये इसी तरह वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में किसको नेग्लेक्ट मानते हैं, यानी किसको नगण्य मानते हैं। तो शंट कैपेसिटेंस की बात हो गई। ठीक है, शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर प्रैक्टिकली देखें तो कुछ ना कुछ होता है, यानी इसको नेग्लिजिबल बोलते हैं, नगण्य होता है, मगर उसको इज्जत ही नहीं देते। मगर आइडियल की बात बोलें तो बोल देते हैं आइडियल में सर जी शून्य होना चाहिए या शून्य होता है। ठीक है, ये कहानी हो गई। ये किस पे काम करता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे काम करता है। देखो ये सब सारी चीज़ें याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पे काम करता है। ये देखो एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन ही देखो कितना चीज़ क्लियर हुआ आपका। एक क्वेश्चन ये बना, दूसरा क्वेश्चन ये बना, तीसरा क्वेश्चन ये बना, चौथा क्वेश्चन ये बना, पांचवा क्वेश्चन ये बना, छठवां क्वेश्चन ये बना, सातवां क्वेश्चन ये बना। यानी केवल एक क्वेश्चन से डिस्कस नहीं हो रहा है कि ऑप्शन हमारे आगे बढ़े, उससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बन सकता था। नहीं, इस क्वेश्चन में हम लोग 7 क्वेश्चन देखें जो 7 इंपॉर्टेंट है। और वर्ड टू वर्ड यूथ की बुक खोलो, तुमको वर्ड टू वर्ड यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो आई होप समझ में आया होगा। तो जो नोट्स लिया है फिर बोलने वो रिव्यू जरूर करेगा। और ऑफलाइन बैच में क्या हो रहा है, सेट चल रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। ठीक है, जो इंटरेस्टेड होगा वो कर सकता है। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।